Hello everyone. Let's continue the book series and let's continue with my own book, a review book of Melon Therapy by Dr. Kumar PT. And as far as all the remaining eight chapters are already uploaded on my YouTube channel. So let's continue with the chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 का नाम है मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट के जो मैनुअल थेरेपी का आगाज हमने डिटेल में पढ़ा था। अब वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लोगों ने मैनुअल थेरेपी में दिए हुए हैं, बिकॉज कोई भी जनरल बुक मैनुअल थेरेपी के ऊपर नहीं है। मैनुअल थेरेपी में डिफरेंट लोगों के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं ना, मेटलन कॉन्सेप्ट, मोलिगन कॉन्सेप्ट। So let's continue with different school of thoughts given by the different physios and other healthcare professionals regarding the manual therapy. So the Keltenborn was the Freddie Keltenborn जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। हमने जो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में, पार्ट 1 में, जिसके बुनियाद पे IFO-OMT इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी बनी उसका। तो केल्टनबॉर्न ही वाज द फर्स्ट प्रैक्टिशनर एंड इंस्ट्रक्टर जिन्होंने मैनुअल मेडिसिन पढ़ाना शुरू किया था नॉर्वे से ऑल द वे। तो ही वाज द फर्स्ट प्रैक्टिशनर एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ द मैनुअल मेडिसिन टू इंटीग्रेट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्थोपेडिक मेडिसिन with the practice of osteopathy as well, right? So the Keltenborn worked over the 50 years to develop his well-renowned system, जिसके बुनियाद पे IFOMT बनी थी, जिसको केल्टनबॉर्न और ओलेफ एवजेंस जिन्होंने मिलके कॉन्सेप्ट दिया था। तो बहरहाल, तो जिसको ओएमटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, आगे चल के वो चेंज होते गए नेम। ही ड्रू हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द मेनी डिसिप्लिन। इन्होंने मिलके केल्टनबॉर्न ने डिफरेंट डिसिप्लिन से अप्रोचेस उठाई थी, जिस तरह सीरेक्स के साथ भी काम किया, सीरेक्स पढ़ाया भी इन्होंने, और फिर उसको अल्टीमेटली कन्वर्ट करके ही इंटीग्रेटेड देम इनटू अ कोहेसिव सिस्टम एंड देन एक्सप्लेन्ड एंड रिफाइंड देम टू क्रिएट द जॉइंट एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट अप्रोच टू ट्रीट एंड एग्जामिन द एमएस के डिसऑर्डर। तो उसके कुछ बेसिक बुनियाद थे जिनको हम पढ़ते हैं। फ्रेडी केल्टनबॉर्न मेथड है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फॉर ओवर 40 years केल्टनबॉर्न्स क्लासिक handbook on manual mobilization of the joints, they have been introduced the thousands of the clinicians worldwide to the practical foundation of the joint mobilization। अगर हम उसको फादर ऑफ क्लासिक मैनुअल थेरेपी कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ही वाज द वन who introduced the word mobilization, especially the introduced the practically the manual therapy into the field of the physical therapy. In these books, the Kaltenborn describe each test and mobilization in simple and very precise language that should be the reinforced by the numerous clear photographs। मतलब इन बुक्स में जो उन्होंने फ्रेडी कैल्टनबॉर्न ने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैनुअल मोबिलाइजेशन की लिखी है, उसमें बिल्कुल आसान लैंग्वेज करके मोबिलाइजेशन को समझाया गया है, और कुछ क्लियर फोटोग्राफ्स भी अडेप्ट किए गए हैं, जिस तरह जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ भी चुके हैं ऑलमोस्ट। लाइक ट्रीटमेंट प्लान को भी पिक्चराइज किया गया, लॉन्ग लीवर शॉर्ट लीवर का बुनियाद दिया, कॉन्वेक्स कॉन्केव रूट का प्रैक्टिकल एक्सप्लोर करवाया बहरहाल। तो केल्टनबर्न कॉन्सेप्ट, जिनको हम पहले नॉर्वेजियन मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता था, वो मैनुअल थेरेपी अप्रोच है जो दो बंदों ने मिलकर, ओलेफ एवजेंथ और फ्रेडी केल्टनबर्न ने करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर वो बुनियाद बना जिसके ऊपर, किसके ऊपर वो बेस्ड था, उसमें बायोमेकेनिक्स थी, न्यूरोफिजियोलॉजी थी, एनाटॉमी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, और अल्टीमेटली दे वर यूज्ड टू ट्रीट एंड एग्जामिन द मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। तो मेन प्रिंसिपल्स अगर केल्टनबॉर्न कॉन्सेप्ट के बारे में कोई पूछे तो वो क्या है? सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट नो डाउट इज अ की कंपोनेंट फॉर एवरी मेडिकल अप्रोच एंड इट शुड बी फॉलोड बाय एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स in order to reach up to a proper diagnosis after taking detailed history and all. So this process basically involves and start from a patient history। ये आगाज करता है, जिस तरह हम डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एग्जामिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, आगे भी फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो ये स्टार्ट पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री से होता है, उसकी सिम्टम्स से, उसकी रिलीविंग फैक्टर एसेट्रा सब से, एंड इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और वहां से एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है। देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो पेशेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट रिलेटेड साइन एंड सिम्टम, सच इज द पेन विद द स्पेसिफिक मूवमेंट, तो उसको उस हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। जॉइंट रिस्ट्रिक्शन या एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न। तो इस क्लासिफिकेशन से ये पता चलेगा कि कौन सी अप्रोप्रिएट मैनुअल थेरेपी टेक्निक किसी पेशेंट के लिए यूज करनी है, किस पेशेंट के लिए नहीं। एक पेशेंट है जिसको सिर्फ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, एक पेशेंट को मूवमेंट के किसी स्पेसिफिक मूवमेंट में पेन है, बाकी मूवमेंट क्लियर है, तो दोनों का ट्रीटमेंट भी different होगा। So selection of the manual therapy technique depend on these relative sign and symptoms. Then the manual therapy technique given by the Freddie Kaltenborn, there are the variety of the manual therapy techniques primarily used because mobilization की main indication ही यही है, hypomobility। तो primarily it is used to restore the joint mobility, reduce the pain, swelling, edema and ultimately to improve the movement pattern। और इस mobilization, इस manual therapy techniques में जो केल्टनबॉर्न ने डिस्कस की थी, उसमें मोबिलाइजेशन है, मैनिपुलेशन है, ट्रैक्शन कंप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है एंड ऑल।
ज्वाइंट मोबिलाइजेशन फ्रेडी कल्टनबर्न के ऊपर डिटेल में हम पार्ट 2 में और पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। 3 ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन हमने पढ़ा था। ग्रेड 1 लूजनिंग, ग्रेड 2 इज द टाइटनिंग, ग्रेड 3 is the stretching. So Freddy Ilton concept, they also it focuses emphasizes the use of the joint mobilization technique to restore the joint mechanics, या to restore the joint mobility, reduce the pain and all. फिर इसका एक और मेन प्रिंसिपल है सेगमेंटल अप्रोच। ये ही इज द वन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सेगमेंटल अप्रोच। सेगमेंटल अप्रोच मतलब फोकस ऑन स्पेसिफिक जॉइंट। अब सर्वाइकल में 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज है। अगर हम सर्वाइकल पे मोबिलाइजेशन करेंगे तो सातों पे नहीं करेंगे। तो सेगमेंटल अप्रोच वाज आल्सो गिवन बाय द फ्रेडी कल्टनबर्न, like targeting a individual joint, not only the region but a targeted joint, let's suppose C1 and C2, talking about a specific cervico-occipital joint C1 and C2 atlanto-axial joint. So you are targeting a segmental approach was given by the first given by the Freddy Kaltenborn. Then the directional principles as well, like convex concave rule किस पे डिपेंड करता है? ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर। तो ये डायरेक्शनल प्रिंसिपल है ना, कि ट्रीटमेंट प्लान कॉन्केव पे है, तो अगर कॉन्वेक्स मूविंग है तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट क्या होगी? अपोजिट। अगर मूविंग सरफेस कॉन्केव है तो डायरेक्शनल विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट प्लान डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? टुवर्ड द सेम डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शनल प्रेफरेंस आल्सो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेडी कल्टनबर्न। Then patient education also an integrated component, not only for Kaltenborn concept but for every healthcare professional, every concept जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, नो डाउट एविडेंस बेस्ड है, क्योंकि डायग्नोसिस और क्लिनिकल ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट भी कैल्टनबॉर्न ने दिया था। पहले यही होता था कि जो भी कॉन्सेप्ट आप देते हो, अब देखो ना 1954 में कॉन्सेप्ट का बुनियाद पड़ा, लेकिन फाइनली अप्रूव 1973 में होता है। तो मतलब इतने साल तो उसके ऊपर ट्रायल ट्रीटमेंट चल रहे थे, डिफरेंट लोगों ने अप्रोचेस किए, एक्सेप्ट किए। तो द रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस तो ऐसे ही आती है। देन ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन इस ये प्रिंसिपल का मकसद होता है कि पेशेंट की जो स्पेसिफिक नीड है उसके हिसाब से टूवर्ड उसका जो रेस्पॉन्स है टूवर्ड द इंटरवेंशन, वो बड़ा मैटर करता है। कि अगर एक पेशेंट को आप अप्रोच किए जा रहे हो, कैल्टन बॉन्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जा रहे हो, बट फायदा नहीं हो रहा, लेट्स सपोज, तो आई थिंक आपको या तो चेंज करना चाहिए या उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, भाई ये टेक्निक इफेक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल कैल्टन बॉन्ड कॉन्सेप्ट इज वाइडली यूज्ड बाय द मेनी फिजियोथेरेपिस्ट एंड मैनुअल थेरेपिस्ट अराउंड द वर्ल्ड एज वेल, for specifically for the management of the musculoskeletal disorders such as joint pain, stiffness, dysfunction. So this systemic approach is basically used not only to assess and treat, but also to not only to assess and examine, but also to treat the MSK disorder, especially combined with the focus on the patient-centered care and education. So that basically makes it a valuable tool for optimizing the patient outcome and ultimately promoting the long-term musculoskeletal health. So this was the Freddy Kaltenborn. आगे मैं आपको उसकी कुछ और उसके बारे में है। एंड देन कैल्टनबॉर्न आल्सो, एक रिव्यू था जेम्स सीरियक्स का, वो पढ़ लेते हैं कि कैल्टनबॉर्न टीचेस व्हाट ही हैज फाउंड द बेस्ट इन ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्सी जिसको हम कायरोप्रैक्टिक का नाम देते हैं आजकल के दौर में, एंड ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन विदाउट द ट्रेसिंग ऑफ द फ्रिंजिंग इंडोफिट्रिनेशन। मतलब किसी भी किस्म की, मतलब आप समझ लें कि जेम्स सीरियक्स एक फीडबैक दे रहा है कि कैल्टनबॉर्न आपको ऑस्टियोपैथी वगैरह या कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी पढ़ा सकता है बगैर किसी रुकावट के, मतलब ही कैन एक्सप्लेन इन अ better way. Only with these methods, all the practice by one person, it will become the more will become the possible to determine if one is more quickly successful than the other. तो बहरहाल ये उसकी एक तारीफ कर रहा है, the only physiotherapy teacher who has achieved, ये जेम्स सीरेक्स का जो है वो फीडबैक है, रिव्यूज है, when he worked in 1955 मेरे ख्याल से, when he came and worked with the Kelton-Bond, the only physiotherapy teacher who has achieved this eclectic status in Kaltenborn is Oslo. So his approach offers an example that deserves to be followed in physiotherapy school of thought throughout the world. So this feedback was given by the James Serex, MD, Doctor of Medicine and Physician of Orthopedic Medicine in 1958 about the Kaltenborn. So he is the Freddy Kaltenborn from 1923 to 2019. Then we have a Maitland concept as well. मेडलन कॉन्सेप्ट को अगर हम फादर ऑफ एडवांस मैनुअल थेरेपी कहें तो भी इसमें कोई नहीं है, क्योंकि काफी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। लाइक इससे पहले क्या होता है कि मोबिलाइजेशन और मसाज अलग अलग होता था, मूवमेंट अलग अलग होती थी, लेकिन मेटलन ने मोबिलाइजेशन के साथ मूवमेंट को ऐड किया तो उसका नाम पड़ गया MWM। ग्लाइड को मोबिलाइजेशन को सस्टेन किया तो उसका नाम पड़ गया सस्टेनिंग द ग्लाइड, उसका नाम पड़ गया नेग एंड सेनेग। बहरहाल तो जॉफी ड्रॉगस जो मेटलन था, मेटलन कॉन्सेप्ट और ओके
sorry, he is the Maitland concept, and I was talking about the Maitland जिसको हम आगे Mulligan, I was talking about the brand Mulligan जिसने नेग एंड सिनेग और एमडब्ल्यूएम के बारे में कहा. Here we are talking about the Maitland. Maitland को नो डाउट हम जो है वो जिसके ग्रेड्स आज तक भी पढ़े जाते हैं, ग्रेड 1 to 5. तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से थे. जोफ्री डॉगलस मैटलन वाज बर्न इन ऑस्ट्रेलिया 1924 में. एंड देन वहां पर ही उन्होंने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स में राफ में ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग वगैरह भी दी, काम किया. और 1946 से लेके 1949 तक ही नो डाउट बिकम अ रिनोन्ड फिजियोथेरेपिस्ट. एंड देन मैटलन ने कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश किए उसकी ऑस्ट्रेलिया की जर्नल ऑफ फिजियोथेरेपी में. मैटलन का कॉन्सेप्ट जो आगाज करता है वो उसी के ऑस्ट्रेलिया फिजियोथेरेपी में जो उन्होंने काम किया वहीं से ही उसको पहचान मिली मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी के हवाले से, जो उसने 1950s में डेवलप किया था. फिर मेटलन कॉन्सेप्ट मेनली जो एम्फेसाइज करता है वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर, नंबर वन, हैंड्स ऑन अप्रोच टुवर्ड द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट. बट मेनली जो इंडिविजुअल जो इसकी यूनिक प्रेजेंटेशन थी सिम्टम्स की एंड रेस्पॉन्स टू अ मैनुअल थेरेपी टेक्निक. मतलब ये फोकस इस चीज पे करता था कि इंडिविजुअल एक पेशेंट जो है वो इंडिविजुअली किस टेक्निक को रेस्पॉन्स करता है उसकी साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली. ये उसकी एक बेसिक अप्रोच थी. बहरहाल तो यूज ऑफ द मेटलन कॉन्सेप्ट जो हम ट्रीटमेंट जो बेस्ट करता है क्लिनिकल रीजनिंग बेस्ड है. और वो आल्सो जो आईएससीएफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग आईसीएफ जिसको हम कहते हैं. तो ज्वाइंट मोबिलाइजेशन के अलावा इन एडिशन टू द ज्वाइंट मोबिलाइजेशन जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट चल रहा था फ्रेडी कैल्टनबोर्न से, इन एडिशन टू द ज्वाइंट मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी एंड ज्वाइंट, दिस कॉन्सेप्ट द मेटलन कॉन्सेप्ट आल्सो यूजेस ऑफ द न्यूरोडायनामिक. अब देखें न्यूरोडायनामिक इससे पहले नहीं था, मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन तो चल रही थी. तो न्यूरोडायनामिक्स की जो एडिशन है, मसल स्ट्रेचिंग स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज जो स्पेसिफिकली ऐड हुई थी स्पेशली एट अ होम, दिस कॉन्सेप्ट वाज एडेड बाय द मेटलन. देन मेटलन कॉन्सेप्ट जो है वो no doubt one of the fantastic tool for approaching an initial assessment, as it can be used to form a logical and deducted hypothesis about the nature of the origin of the movement disorders or pain. मतलब जो movement disorders थी, जो disorders related to the movement थी, उस पे एक assessment tool के तौर पे इनका concept यूज होता था. मतलब जो मैनुअल थेरेपी की टेक्निक कैन बी यूज्ड एज असेसमेंट एंड कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट एज वेल, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था एसएलआर. हम एसएलआर अमूमन वैसे असेसमेंट टेस्ट है इन ऑर्डर टू चेक द शार्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट या इन ऑर्डर टू चेक द limitation of the hamstring tightness. ठीक है, but it also can be used to stretch the hamstring as well. So there are the several other examples would be. मेन प्रिंसिपल्स मेटल कॉन्सेप्ट के कौन कौन से थे? इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट, मतलब पेशेंट की जो सिम्टम्स है और इंटरवेंशन टेक्निक जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर पेशेंट की रेस्पॉन्स क्या है वो बड़ा फोकस था, इंडिविजुअलाइज था. तो मेटलन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये एडवोकेट करता है थारो असेसमेंट होनी चाहिए पेशेंट की सिम्टम की, उनकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, पेन पैटर्न एंड ऑल, एंड देन इट वाज मोस्ट अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर ईच इंडिविजुअल. मतलब एक सेम कंडीशन के साथ दूसरा इंडिविजुअल आ जाए तो ऐसा ना है कि उसकी असेसमेंट ना, उसकी भी असेसमेंट और एग्जामिनेशन होना चाहिए. तो इंडिविजुअलाइज असेसमेंट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हिम. मूवमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, तो द पेशेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स सच एज अ पेन विद स्पेसिफिक मूवमेंट आर एनी जॉइंट रिस्ट्रिक्शन. तो उसको क्लासिफाई किया जाता था, जो नो डाउट जो कल्टनबोर्न ने दिया था, बट वो मजीद एलोबरेट भी मेटलन ने किया था. नो डाउट इन्होंने भी मेंटल जो है मैनुअल थेरेपी की कॉन्सेप्ट टेक्निक्स दी थी. सेंटर टू द मेटलन कॉन्सेप्ट द यूज ऑफ द हैंड्स ऑन मैनुअल थेरेपी टेक्निक सच एज द मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन जो पहले ही हो रही थी, और उसका काम कहाँ पे होता था? मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन में, पेन रिड्यूस करने में. तो ये जो टेक्निक थी मैनुअल थेरेपी टेक्निक थी, ये अप्लाई कर दी जाती थी ऑन बेस्ड ऑन द असेसमेंट फाइंडिंग एंड पेशेंट्स रिस्पॉन्स. मतलब जो फाइंडिंग हमें मिलती थी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसके हिसाब से मैनुअल थेरेपी टेक्निक की, या पेशेंट रेस्पॉन्स किस तरह करता है. एक टेक्निक को पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसको चेंज कर दो, मतलब जिस टेक्निक को ज्यादा रेस्पॉन्ड कर उस पे उसको ज्यादा अप्लाई करो. तो मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स आल्सो वर गिवन बाय द मेटलन आल्सो. Graded mobilization, we all are aware of the grade 1 2 3 4 5. Grade 1 and 2, they grade 1 is the small amplitude, आप इसको पढ़ सकते हो बाय theoretical 5 grades of जो mobilization थे. ग्रेड 1 में एट इनिशियल रेंजेस दिए जाते हैं लेकिन स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं, ऑसिलेटरी. ग्रेड 2 लार्जर एम्पलीट्यूड, लार्जर मूवमेंट्स हैं लेकिन इनिशियल रेंज से आगे बढ़ के टूवर्ड द मिड रेंज अप्लाई कर दी जाती है. ठीक है. ग्रेड 3, ग्रेड 1 एंड 2 हम देते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए. ग्रेड 3 लार्जर मूवमेंट्स तो हैं बट दे आर परफॉर्म बियॉन्ड द मिड रेंज, मिड रेंज से आगे प्रोबेबली अप टू द एंड रेंज. और ग्रेड 4 अप स्मॉल मूवमेंट्स है बट अप टू द एंड रेंज दी जाती है. और व्हेन यू गो बियॉन्ड द एंड रेंज इट बिकम्स द मैनिपुलेशन, दैट इज अ हाई वेलोसिटी. So you can call it the small, large, large, and small.
Patient participation, one of the focused principle of the Medtrend concept was the patient should also be actively involved in their treatment process. तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एजुकेशन भी होती है, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड ऑल. Clinical reasoning and no doubt the problem solving, वही वाला concept, the diagnosis and clinical trials, the principle of the Maitland concept. It also employs a segmented, a systematic approach toward the clinical reasoning. Whatever you are applying, there must be a clinical reasoning beyond it. So the Maitland concept is also widely used in the field of the musculoskeletal physiotherapy and has been shown to the effective in management of the various musculoskeletal conditions such as including the back pain, neck pain, joint stiffness and all. The manual therapy technique जिसके ऊपर मेटलन फोकस्ड होते थे वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होते थे. तो नो डाउट इट आल्सो बिकेम अ वैल्यूएबल फ्रेमवर्क फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट. So this type of the mobilization usually depend on the severity, integrity and all. ये उसकी basic description है. Main focus क्या होता था? To restore the joint mobility, to reduce the pain and to overall improve the quality. Here is the picture of the Geoffrey uh, Maitland, 1924 to 2010. देन मोलिगन कॉन्सेप्ट, द ब्रांड मोलिगन, द ब्रांड आर मोलिगन, जिसको अगर फादर ऑफ क्लासिक एडवांस मैनुअल थेरेपी कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरह मैंने बताया मोबिलाइजेशन और मसाज अलग अलग होते थे, लेकिन इसने मोबिलाइजेशन के साथ मूवमेंट को भी मिलाया. MWM, स्नैग, ये इन्हीं के कॉन्सेप्ट है. तो ब्रांड आर मोलिगन इज क्लासिफाइड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन 1954 एंड देन ही डिड सम डिप्लोमा इन मैनिपुलेटिव थेरेपी 1974 में. देन ही हैज बीन द ऑथर ऑफ द न्यूमरस आर्टिकल इन द न्यूजीलैंड फिजियोथेरेपी एंड ऑल. एंड नो डाउट इसका अच्छा खासा जो काम है वो इंजरीज और स्प्रेन, स्पेसिफिकली जो पोजिशनल फॉल्ट कराते हैं और रिस्ट्रिक्शन कराते हैं, उनके ऊपर फोकस था. तो जो मलिगन कॉन्सेप्ट है वो न्यूजीलैंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं ब्रायन मलिगन, जो मैनुअल थेरेपी अप्रोच देते हैं, और जो जिसके दो वाइल्डली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट आज भी हम पढ़ते हैं, स्नैग, NWN, MWM वगैरह, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो कुछ फोकस हैं, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वेल रिकग्नाइज्ड हैं, लाइक MWM. तो इससे पहले क्या होता था? मूवमेंट अलग होती थी ज्वाइंट की, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, मोबिलाइजेशन अलग होती थी. इनने दोनों को मिला दिया. सो दिस टेक्निक बेसिकली इन्वॉल्व्ड टू अप्लाई अ सस्टेन्ड एंड ऑसिलेटरी जॉइंट मोबिलाइजेशन specifically in a specific direction along with the movement that should the patient perform actively. तो patient जब actively पहले आप glide देते हो, फिर patient, और glide should be upward when you talk about the snake. So the glide was given prior to the movement. Movement should be performed by the actively and glide should be sustained जब तक patient in neutral position तक movement को नहीं ले आए. So this concept was MWM given by the Brian Mulligan. इसको हम आगे टेक्निक्स वाले चैप्टर में, 12वां चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. करेक्ट टैपिंग, करेक्ट टैपिंग, ये जो टैपिंग आजकल यूज होती है, स्पोर्ट्स टैपिंग, कैंसोलॉजी टैपिंग, इसका कॉन्सेप्ट भी ब्रायन मॉलिगन ने दिया था. देन पेन फ्री ट्रीटमेंट, ये एक अच्छा ऑप्शन है. ये एक स्कूल ऑफ थॉट होता था ब्रायन मॉलिगन का, जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी टेक्निक, ब्रायन मॉलिगन कहता है खुद कि अगर मेरी टेक्निक भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो और पेशेंट को पेन फ्री नहीं हो रहा, पेशेंट को पेन कम नहीं हो रहा, रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिल रहे, तो काइंडली आप ट्रीटमेंट या तो सही अप्लाई नहीं करें या वहां पर उस पर ट्रीटमेंट की नीड नहीं है. दिस ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मोलिगन कॉन्सेप्ट, कि जो भी आप मैनुअल थेरेपी टेक्निक मेरी अप्लाई करते हो, दैट शुड बी द पेन फ्री, दैट शुड नॉट इंक्रीज द पेन. जिसके साथ पेशेंट जिस पेन के साथ आ रहा है, अगर वो पेन कम नहीं हो रहा तो कम से कम बढ़ना भी नहीं चाहिए. इमीडिएट इफेक्ट, इसका एक कॉन्सेप्ट है पिल, PILL, द पेन and instant and long lasting. Pain should be pain free, movement technique should be pain free, result should be instant and the long lasting. तो उसी से वाबस्ता है कि अगर मोलिगन कहता है कि अगर आप मेरी टेक्निक से अप्लाई कर रहे हो और आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो दो ही ऑप्शन है, कि या तो आप टेक्निक अप्लाई सही नहीं कर रहे या वहां पर नीड नहीं है. एंड देन रीअसेसमेंट एंड प्रोग्रेशन, आप फॉलो अप करो, ट्रीटमेंट करो, एक टेक्निक एक दिन अप्लाई की, फिर से रीअसेस करो, फायदा कितना हुआ, अगले दिन टेक्निक करो, फिर रीअसेस. तो रीअसेसमेंट एंड प्रोग्रेशन. देन पेशेंट एजुकेशन एंड होम एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से ये बाकी प्रिंसिपल से भी, बाकी कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल से भी मिलता जुलता है. नेग एंड स्नेग स्पेसिफिकली वेल रिनोन्ड है, और इसी के नाम से, जिसमें क्या होता है, नेग मतलब नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड, एपोफिजियल मतलब आपका ये फेसिड जॉइंट होता है. तो अगर आप सिर्फ मोबिलाइज कर रहे हो किसी को अवेलेबल रेंज में, वो तो जनरलाइज मोबिलाइजेशन है. जब आप उसमें ग्लाइड देते हो, सस्टेन करते हो उसको, तो वो स्नैग बन जाता है, इसीलिए उसके नाम में स्नैग है, सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड. तो ये कॉन्सेप्ट भी ब्रायन मॉलिगन ने दिए थे. फिर ब्रायन मॉलिगन के कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह कुछ बेनिफिट्स हैं कि पेन शुड बी रिड्यूस, रेंज शुड बी इंक्रीज, फंक्शन शुड बी इंक्रीज. नो डाउट उसके कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था, पिल, पेन फ्री, टेक्निक शुड बी पेन फ्री, रिजल्ट शुड बी इंस्टेंट एंड नो डाउट लॉन्ग लास्टिंग. दूसरा इसका है क्रॉप, C फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन
मौजूद है, लेट सपोज, और अगर ये पिल को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन लेट सपोज जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जिस तरह फ्रैक्चर है, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ गया। तो अगर उसका नो पिल रेस्पॉन्स, अगर आपकी टेक्निक में ना पेन फ्री हो रही है, मैनुअल मोलिगन की टेक्निक, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी ना, तो आप उसको वहां पे क्यों अप्लाई कर रहे हो। रेपिटेशन, ओनली 3 reps इन अ सिंगल सेशन, एक दिन में एक सेशन होना चाहिए। और कोई भी टेक्निक मोलिगन की करो, रेप्स 3 होनी चाहिए। ओवर प्रेशर जो हम एंड रेंज पे देते हैं, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, कई सिम्टम बढ़ तो नहीं रही, कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है, इस तरह करके। एंड देन के फॉर नॉलेज ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान एंड पैथोलॉजी, होंगी तो ही आप, कैल्टन बॉन्ड का ही ट्रीटमेंट प्लान का कॉन्सेप्ट है। और सस्टेन द मोबिलाइजेशन थ्रू आउट द मूवमेंट, ये भी कॉन्सेप्ट है। क्रॉक्स, ये भी इनके फॉर्मूले हैं। So the Brian R. Mulligan concept is commonly used in the treatment of the MSK disorder, but he is more advanced rather than इंडिकेशन सेम है, जॉइंट पेन स्टिफनेस में इनको यूज किया जाता था। बट मोलिगन जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडली यूज हुआ बिकॉज ही इज काइंड ऑफ द एडवांस फादर ऑफ द एडवांस मैनुअल थेरेपी, नो डाउट। So here is there is no other concept in the field of the manual therapy that only require 2 to 3 minutes to stabilize if it is indicated. मतलब अगर कहीं पे कोई इंडिकेशन, ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है, मेरे ये अकॉर्डिंग टू द ब्रायन बुलिगन है, तो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। So there is no other concept in the field of the manual therapy that only requires 2 to 3 minutes to stabilize if it is indicated. मतलब अगर आप सही टेक्निक सही जगह पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देन वी हैव अ जेम्स सीरेक्स कॉन्सेप्ट। जेम्स सीरेक्स 1904 से लेके 1985 तक, इसको फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स मेडिसिन कहा जाता है। और इन्होंने भी किताबें लिखी। ही वाज बोर्न इन लंदन, इंग्लैंड, एंड नो डाउट उसके जो फैमिली थे वो भी फिजिशियंस थी, मतलब पेरेंट्स वगैरह। और ये उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने काम किया था। अब इसका जो ज्यादा फोकस जेम्स सीरेक्स का होता था वो डायग्नोसिस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू लीजन्स के ऊपर। जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स है ना, लाइक कैप्सूल वगैरह, मतलब ऑर्थोपेडिक बोन्स के ऊपर काम करते थे। कैल्टन बोन या फिजियोथेरेपिस्ट मस्कुलर, ये अपना सोमेटिक डिस्फंक्शन पे काम करते थे। लेकिन व्हाट अबाउट हाउ टू डायग्नोस सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर में आपके लिगामेंट, मसल, कैप्सूल सब आ जाते हैं, और हार्ड टिश्यू में आपके पास बोन आती है। तो सीरेक्स ने ज्यादातर इसके ऊपर काम किया ओवर द सब्सिक्वेंट 20 years। 12 साल इसके ऊपर काम करने के बाद सीरेक्स ने एक सिस्टम डेवलप किया कि हाउ टू एग्जामिन एंड हाउ टू ट्रीट द पेशेंट व्हेन दे आर डायग्नोस्ड विद द नॉन सर्जिकल या सॉफ्ट टिश्यू लीजन के साथ होते हैं। तो सीरेक्स का कॉन्सेप्ट, जिसको सीरेक्स ऑर्थोपेडिक मेडिसिन भी कहा जाता है, एक अप्रोच है जो ज्यादा फोकस किसके ऊपर करती है, मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, लेकिन बेस्ड ऑन सॉफ्ट टिश्यू लीजन। इनका ज्यादातर फोकस सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर ही था। तो की प्रिंसिपल है हिस्ट्री टेकिंग, मेरे ख्याल से इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी बेसिक है। हिस्ट्री लेने के बाद आप थारो एग्जामिनेशन करते हो। क्लिनिकल रीजनिंग भी हम पढ़ चुके हैं। तो टिश्यू स्पेसिफिक डायग्नोसिस, ये एक पॉइंट थी जो इसको डिफरेंशिएट करती है दूसरे कॉन्सेप्ट से। एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हिज मोर फोकस ऑन अ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम करती थी और वो नुकसान पहुंचाती। तो सीरेक्स का कॉन्सेप्ट भी यही था कि आइडेंटिफाई करना एंड ट्रीट करना स्पेसिफिक सॉफ्ट टिश्यू लीजन जो पेशेंट की सिम्टम में कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए डॉक्टर जो जेम्स सीरेक्स था, उन्होंने मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को कैटेगरीज में डिवाइड किया। लेगामेंट स्ट्रेन, लेगामेंट स्प्रेन, मसल स्ट्रेन, ये क्या है, सारी सॉफ्ट टिश्यू लीजन है, इनके ऊपर ज्यादा होता था। ठीक है। मेनोथेरेपी टेक्निक्स भी इन्होंने दी है और वो भी यूज होती हैं। पेशेंट एजुकेशन एंड एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, नो डाउट, बिल्कुल एज इट इज रिपीटेड है। Serious concept has had a significant influence on the practice of the orthopedic medicine, no doubt, and musculoskeletal physiotherapy. Although it also provides the clinician with a structured, a systematic approach to diagnose and treatment, specifically the soft tissue lesion. So while some aspects of the CREX have also evolved with the passage of time over time, with advances in the research and clinical practice, its main emphasis on a thorough assessment, systemic approach, integrated way, targeted treatment remains relevant still in today's day the management of the musculoskeletal condition when a patient coming with a soft tissue lesion, मतलब इसके कॉन्सेप्ट आज भी यूज होते हैं। Here is the Dr. James Henry Serex, the father of the orthopedic medicine. Then subjective examination की तरफ आ जाते हैं। So it is very difficult in order to determine the exact pathology within a few minutes. किसी भी कंडीशन को आप नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजें थारोली चाहिए। हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, हिस्ट्री वगैरह, एवरीथिंग। ठीक है। The purpose of subjective examination is to obtain, no doubt, comprehensive understanding of patient's condition, no doubt, and to reach up to a proper diagnosis as well. So the usefulness of the information that is gained in the subjective examination
वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे। क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिकली रेलेवेंस होना चाहिए, दी पेशेंट्स ऑफ द ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, जो आपने पेशेंट से क्वेश्चन पूछे उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने क्वेश्चन पूछा और उनकी रेलेवेंस एज वेल, क्या वो कंडीशन से रेलेवेंट है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज अलाइड टू न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन इज द पेन। मेन सिम्टम पेशेंट की क्या होगी, पेन होगी, और पेन को समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो पेन इज बेसिकली द सब्जेक्टिव फिनोमेना जो आप कभी भी खुद से नहीं डिटेक्ट कर सकते जब तक पेशेंट से ना पूछें। तो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। पेन की सीवियरिटी भी डिफरेंट होगी, टाइप ऑफ पेन को डिटरमाइन करना, जिस तरह मैंने आपको बताया शार्प शूटिंग पेन नर्व का पेन होता है, आपका डल एकिंग पेन मसल्स का होता है। तो इनको आइडेंटिफाई करना, पेशेंट को तो मेडिकल नॉलेज नहीं होगी, पेशेंट तो डिफाइन नहीं करेगा, तो उनको बड़ा चीज समझना इंपॉर्टेंट है। तो बाय द एंड ऑफ द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्लिनिशियन नीड टू डिसाइड, क्लिनिशियन को डिसाइड करना आना चाहिए कि सिम्टम का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ द सिम्टम एंड डिसफंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कौन सी इन्वॉल्व है, मसल बोन नर्व, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडीशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल हैं, बिहेवियरल है, मतलब एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, वेदर दे आर प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन टू फिजिकल एग्जामिनेशन, कौन सी चीजें कॉन्ट्राइंडिकेशन है फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त या आ सकती हैं। देन प्रोग्नोसिस ऑफ कंडीशन, कब तक ये कंडीशन ठीक होगी, हील होगी, ट्रीट होगी, उस हिसाब से। तो हाउ बेस्ट टू मैनेज द पेशेंट्स कंडीशन, व्हाट शुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ information when you do a subjective examination। अब आपका मेन प्लान क्या होना चाहिए। So information taking from a subjective examination that can often give a clues to the most appropriate treatment intervention। For instance, the movement that is द पेन दैट मे बी एडेप्टिव, कोई मूवमेंट जो पेन रिलीविंग है, मूवमेंट आपकी जो है पोजीशन ऑफ कंफर्ट है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रीटमेंट भी आप यूज कर सकते हो। तो सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का फायदा क्या हुआ, यहाँ से आपको ट्रीटमेंट का भी पता चलता है, इंटरवेंशन का भी पता चलता है। देन द एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो आपने गेन की, उसमें एक्यूरेसी कितनी है थ्रू आउट द सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, क्या वो रिलायड करती है जो आपने कम्युनिकेशन की उससे, और दूसरा आपने जो सवालात पूछे क्या वो रिलेवेंट थे उस हवाले से, क्या आपने ओपन एंडेड पूछे, क्लोज एंडेड पूछे। तो ये सारी चीजें बड़ी मेजर मैटर करती हैं। तो द क्लिनिशियन बेसिकली नीड टू स्पीक दिस स्लोली एंड डेलिबरेटली कीप द क्वेश्चन शॉर्ट एंड आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम। यू कांट आस्क द 2 to 3 क्वेश्चन एट अ सिंगल टाइम, पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाएगा। यू कांट यूज द मेडिकल टर्म, यू नीड टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, ट्राई टू communicate in that language that patient can easily understand you. You can't use the medical languages, medical abbreviation at all. So these were the concept. Yeah, these are the part of the subjective examination. Then if you make a summary of a subjective examination, कि हम subjective examination में क्या क्या चीजें देख सकते हैं जो हमें यूज कर सके। बॉडी चार्ट, हम डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी चार्ट यूज करते हैं, पेशेंट के सामने रखते हैं ना, फिर उसको यूज करते हैं। सपोज पूरी स्केलेटल की बॉडी चार्ट हम पेशेंट से पूछते हैं कहाँ पे पेन है, वो कहता है शोल्डर में, हम शोल्डर को मार्क करते हैं। इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और पेशेंट भी समझ वो अपना अदर, अगर हम किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो समझ सकता है कि भाई इसको यहाँ पर पेन। बिहेयर ऑफ द सिम्टम्स, कि भाई एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन सा है, आपको किस पोजीशन में ज्यादा पेन होता है, किसी में कम होता है, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर, हिस्ट्री, एंटी कॉन्गुलेंट वगैरह, चक्कर आना ना आना, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, अभी आपकी करंट मौजूद कंप्लेन क्या, पेशेंट कहेगा मुझे 2 साल चोट लगी थी, अभी मुझे शोल्डर में पेन है, चोट लगी थी कमर में, लेट सपोज, तो अभी प्रेजेंट कंप्लेन आपकी क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई हिस्ट्री सर्जरी की वगैरह, सोशल एंड फैमिली हिस्ट्री लाइक एज एंड जेंडर, ड्रग हिस्ट्री वगैरह। एंड देन सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। So we are done with the chapter number part 9 as well. The what we call this as a manual therapy concept. The different physiotherapists who put their school of thoughts and who put their concepts over the manual therapy. So again, thank you so much, and no doubt, don't forget to like, subscribe, and share and put your valuable feedback in the comment box. And also let me know on my different social media platform named with the Center of Manual Therapy that next what book should I teach in the next? Are there any book relevant to the physiotherapy you want to be explained by me? Do let me know as well. Till then, keep watching Central Mentor. Thank you.